आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ, यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं थी और यूरोपीय संघ में क्या कमियां और दोष थे। इन सबको हमने पढ़ लिया है। आज हम आपकी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 से पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है आसियान। देखिए, आसियान की स्थापना क्यों हुई, आसियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कुछ मौलिक प्रश्न हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश थे वे दूसरे विश्व युद्ध के पहले या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और जापान के उपनिवेश और साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं। अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश थे ये जापान और यूरोप के गुलाम थे और गुलाम होने के कारण इनका काफी शोषण हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशियाई देशों की भांति ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी स्वतंत्र हुए। इन्हें अपनी आज़ादी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आपको याद होगा हमारा देश भी भारत जो है सन 1947 में आज़ाद हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो भारत के सामने भी आज़ादी के पश्चात कई समस्याएं थी। ठीक ऐसी ही समस्या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के सामने थी। इनके सामने समस्या थी राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए, कैसे आर्थिक विकास किया जाए, जो गरीबी व्याप्त है उस गरीबी को कैसे दूर किया जाए। आर्थिक संकट भी काफ़ी था। तो इन सभी समस्याओं से बाहर निकल के अपना विकास की एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने थी। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो विश्व दो गुटों में बंट गया। एक और पश्चिमी खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी ओर पूर्वी खेमा जिसका नेतृत्व यूएसएसआर सोवियत संघ कर रहा था। तो इन दोनों ही गुटों में जाने का दबाव एक चुनौती थी कि कैसे इन दोनों ही गुटों से अपने आप को दूर रखा जाए। वहीं तीसरी दुनिया का जो विकल्प था गुट निरपेक्ष, जिसको हम नाम के नाम से जानते हैं, तो गुट निरपेक्ष देशों से भी अनौपचारिक रूप से सहयोग और मेल मिलाप का प्रयास नाकाम हो गया था। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इनकी कोई सहायता नहीं कर सका, इनकी सहायता नहीं कर पाया अनौपचारिक रूप से सहयोग और मेल मिलाप जैसा ये चाहते थे, तो वो नहीं हुआ। ऐसे में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आपस में सहयोग करने का निर्णय किया और एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना करके एक वैकल्पिक पहल की। यानी कि इन्होंने स्वयं एक विकल्प तैयार करा इन तीनों ही दुनिया से अलग हटकर। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई। 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। इन्हीं 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है। अर्थात आपसे कोई पूछे कि आसियान की संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो उत्तर होगा आसियान के संस्थापक सदस्य 5 हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है? देखिए, जब हम आसियान लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग होती है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। समझ गए आप? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसमें 5 सदस्य बाद में और जुड़ गए। कौन कौन से सदस्य जुड़े? तो ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 देश बाद में जुड़ गए। कुल मिलाकर इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। तो वर्तमान में आसियान के जो सदस्य हैं वो 10 हैं। आसियान के उद्देश्य। आसियान की स्थापना करने के प्रमुख 3-4 उद्देश्य थे। नंबर 1, दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय का तेजी से आर्थिक विकास करना, अर्थात जो इनका क्षेत्र है उस क्षेत्र का बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास करना इनका पहला उद्देश्य था। 2, इस क्षेत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। नंबर 3, कानून एवं शासन व्यवस्था में सुधार करना। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व स्थापित करना। तो आसियान के ये 4 प्रमुख उद्देश्य थे। आसियान जो है वो एक आर्थिक संगठन है। इसने यूरोपीय संघ की भांति अपने को अन्य क्षेत्रों में विकसित नहीं किया है। इसने कभी भी सैन्य व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। आसियान के जो काम करने के तरीका है वह अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, सहयोगात्मक और मेल मिलाप की नीति को अपनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे इसने दुनिया में बहुत नाम कमाया है। इसे ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए, आसियान शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि आसियान शैली क्या है। तो हमको केवल इतना लिखना है कि आसियान का जो काम करने का तरीका है अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप की नीति को आसियान कार्यशैली कहा जाता है। यानी कि आसियान जो है वो किसी भी औपचारिक रूप से काम नहीं करता है, बहुत अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, सहयोगात्मक और मेल मिलाप की नीति से यह कार्य करता है, जिसे आसियान शैली कहा जाता है। देखिए, आसियान ने अपने कामों को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ष 2003 में 3 आधार स्तंभ स्थापित किए। नंबर 1, आसियान सुरक्षा समुदाय। नंबर 2, आसियान आर्थिक समुदाय। नंबर 3, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। अब हम इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों से इनकी स्थापना की गई। नंबर 1, आसियान सुरक्षा समुदाय। नाम से स्पष्ट होता है कि यह सुरक्षा करने वाला संगठन है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान में सम्मिलित देशों की सुरक्षा करता है। यह आपसी विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयास करता है। आसियान के देशों में हस्तक्षेप, शांति, सह अस्तित्व एवं राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है। आसियान सुरक्षा समुदाय जो है वो आसियान के देशों में उत्पन्न विवादों को सैनिक टकराव से पहले ही बातचीत के द्वारा सुलझा लेता है। यानी कि आसियान ने कभी भी हथियारों की ओर रुख नहीं किया है। इसने सदैव अपने विवादों को, अपने मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया है। यही कार्य आसियान सुरक्षा समुदाय करता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 2, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य कार्य इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है। आसियान के सभी देशों में साझा व्यापार एवं उत्पादन का आधार
स्थापित करना आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य कार्य है। इसके अंतर्गत आसियान के सभी देशों के मध्य मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि फ्री ट्रेड करने की ये बात करता है कि आसियान के जितने भी देश हैं वो आपस में मुक्त व्यापार करें, किसी से भी किसी प्रकार का टैक्स ना वसूले, जिससे इनका तेजी से आर्थिक विकास हो सके। इसके अंतर्गत ही आसियान के देशों में जो आर्थिक विवाद हैं, इन आर्थिक विवादों यानी कि पैसे से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उन विवादों को सुलझाने के लिए जो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था, उस व्यवस्था में यदि कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करना और आर्थिक विवादों को सुलझाने का प्रमुख कार्य आर्थिक समुदाय करता है। नंबर 3, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ हमको माथापच्ची नहीं करना है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो है वो आसियान के सभी देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख कार्य करता है। साथ ही ये सभी आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाने में विश्वास रखता है। यही कार्य आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों से एक अपील, जो विद्यार्थी आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं वे मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो अपलोड होने का। और विद्यार्थियों को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसी समय लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। हमारा यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जहां पर NCERT की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो राज्य बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। अब हम देखते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान ने अपने देशों के लिए एक और संगठन स्थापित किया है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना सन 1994 में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य आसियान में सम्मिलित देशों की सुरक्षा नीति और विदेश नीति में तालमेल स्थापित करना है। देखिए, आसियान में 10 देश शामिल हैं और इन 10 ही देशों की अपनी संप्रभुता है, अपनी अपनी विदेश नीति, अपनी अपनी रक्षा नीति है। तो हमने यूरोपीय संघ में देखा था कि उनकी रक्षा नीति या विदेश नीति में कोई तालमेल नहीं था और वे विरोधाभास रखते थे, आपसी खींचतान उनमें ज़्यादा थी। लेकिन आसियान ने इन सब समस्याओं के निपटारे के लिए एक आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की, जिसका मुख्य उद्देश्य आसियान के देशों की सुरक्षा नीति एवं विदेश नीति में तालमेल स्थापित करना है ताकि इनके बीच कभी भी कोई विवाद उत्पन्न ना हो, कोई वैमनस्य उत्पन्न ना हो। इसके बाद आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 क्या है? देखिए, आज आप 12वीं में हैं तो आपका लक्ष्य होगा कि मैं 12वीं में अच्छे से अच्छे अंक लाऊं, 90%, 95% या किसी ने सोचा होगा 80% अंक लाऊं। तो एक लक्ष्य तय किया जाता है, एक उद्देश्य बनाया जाता है। तो जिस प्रकार आपका लक्ष्य है कि आप कक्षा 12वीं में अच्छे से पास हों, ठीक उसी प्रकार आसियान ने भी विजन 2020 निर्धारित किया। यानी कि विजन 2020 के तहत उसने अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो आसियान ने क्या लक्ष्य रखे 2020 के लिए? 2020 अभी चल रहा है, तो इसने लक्ष्य रखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिर्मुखी भूमिका निभाएंगे। क्या रखा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है बहुमुखी, बहुत सारे क्षेत्रों में। आसियान सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य कोई क्षेत्र, इन्होंने लक्ष्य रखा कि 2020 तक हम सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका को बढ़ाएंगे। हम विश्व राजनीति में अपनी
एक अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही दूसरा इनका लक्ष्य था कि हम आपसी विवादों को बिना किसी टकराव के, बिना किसी मतभेद के शांतिपूर्वक बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। आसियान ने कंबोडिया में उत्पन्न संकट को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया। हमने ऊपर पढ़ा कि कंबोडिया इसमें बाद में जुड़ा था, आसियान का ही देश था। तो कंबोडिया में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसे आसियान ने बातचीत के द्वारा सुलझाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी की है। साथ ही इसने पूर्वी तैमूर के संकट को भी संभाला है। तो पूर्वी तैमूर में जो संकट उत्पन्न हुआ था उसे भी आसियान ने बातचीत से सुलझा लिया। यानी कि आसियान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कभी भी सैनिक टकराव के विषय में नहीं सोचता है। ये हमेशा शांतिपूर्वक बातचीत के द्वारा अपनी बातों को सुलझाता है। आज हम देखिए कि हमारे वहाँ पर सार्क बना हुआ है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ है सार्क, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सार्क जो है भारत और पाकिस्तान के विवादों को आज तक नहीं सुलझा पाया है, लेकिन आसियान इस मामले में पास हो गया है। उसने आपस से के सभी विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया है। अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि आसियान जो है वो सत्ता का केंद्र बन सकता है, सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र हो सकता है। तो देखिए, आसियान की जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत छोटी है। अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, चीन या भारत, इन सभी देशों के मुकाबले में आसियान की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी छोटी है, इनसे बहुत कम है। फिर भी आसियान के देशों ने बहुत तीव्र गति से विकास किया है, और इनका जो तेजी से विकास हुआ है उसको देखते हुए आज अमेरिका और चीन ने इनसे बातचीत की पहल की है। आज ये देश इसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर आसियान ने अपने तेज आर्थिक विकास से विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। न केवल आकर्षित किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व राजनीति में अपनी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की भी क्षमता इसने हासिल की है। आज आसियान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने योग्य है, और समय समय पर वह प्रभावित भी करता है। सन 1999 से पूर्वी एशियाई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। तो आसियान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो पूर्व एशियाई राष्ट्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। अब हम देखते हैं भारत और आसियान, इनके भारत के आसियान के साथ कैसे संबंध है। जब आसियान की स्थापना की गई तो प्रारंभ में भारत ने आसियान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु 1991 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, तो नरसिम्हा राव सरकार ने पहली बार लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। यानी कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो की नीति का इन्होंने अनुसरण किया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के चलते वर्ष 2009 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 13 अगस्त 2009 को आसियान के दो देशों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मुक्त व्यापार समझौते के 1 जनवरी 2010 से क्रियान्वित किया गया। यानी कि अब भारत जो है वो आसियान के देशों के साथ मुक्त व्यापार कर रहा है। साथ ही
जो शेष बचे देश हैं उनसे भी मुक्त व्यापार करने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमें आसियान की ओर देखना नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलकर काम करना है। हमें आसियान के साथ मिलकर अपना विकास करना है। तो लगातार भारत के आसियान के साथ संबंध सुधर रहे हैं, जिसके चलते प्रतिवर्ष भारत में भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों ही देश मुक्त व्यापार की नीति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर कार्य करते हैं। आसियान परामर्श देने के लिए समूचे विश्व को एक मंच स्थापित करता है। आसियान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, ऐसा संघ है जो समूचे विश्व को एक मंच प्रदान करता है, जिसमें शांतिपूर्व तरीके से बातचीत को करके बातचीत के द्वारा सभी विवादों को हल किया जाए। और आसियान के इस पहल में अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सभी महत्वपूर्ण देश भाग लेते हैं। तो आसियान आज एक सफल संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आसियान से संबंधित जो मुख्य बातें थी वे सभी मैंने आपके सामने रखी है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि प्लीज़ समझ में आ गई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब आप आज के प्रश्न नोट करें, जिनके उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आसियान की स्थापना कहाँ पर की गई है? आसियान की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान में आसियान के कितने देश हैं? वर्तमान में आसियान के कितने देश हैं? प्रश्न क्रमांक 3, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई है? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई है? प्रश्न क्रमांक 4, आसियान ने वर्ष 2003 में कितने आधार स्तंभ स्थापित किए? आसियान ने वर्ष 2003 में कितने आधार स्तंभ स्थापित किए? प्रश्न क्रमांक 5, भारत ने किन 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार प्रारंभ किया है? भारत ने किन 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार आरंभ किया है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आज की क्लास अब समाप्त होती है। आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं, इसी अध्याय को जारी रखेंगे हमारी तीसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.